नमस्कार, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में बातचीत करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। उस खबर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इस लिहाज से आज की जो चर्चा है वह किस मायने में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हम ये यदि खबर के स्तर पर देखें तो खबर में ये बात आई है, ये बात निकल कर सामने आई है कि फॉर सेफ्टी ऑफ गगनयान क्रू इसरो विल सिमुलेट फेल्योर विथ अबॉट मिशंस। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह जो न्यूज़ है, यह न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर काम चल रहा है और वह मिशन है गगनयान, है ना। 2024 में संभावना है कि इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। 2018 में प्रधानमंत्री महोदय ने इस मिशन के बारे में बताया था और तब से इसरो इस मिशन पर दिन रात काम कर रहा है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यह खबर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसरो के चीफ ने यह बात कही है कि ये जो है सिमुलेट फेल्योर विथ अबॉट मिशन पर काम करेगा। कौन? तो इसरो। सिमुलेट फेल्योर विथ अबॉट मिशन का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर बता दूं कि जब 2024 में एक संभावना जताई जा रही है कि हम मानव को मिशन के तौर पर या फिर अंतरिक्ष मिशन के तौर पर वहाँ पर भेजेंगे, तो फिर उससे पहले एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रायल के तौर पर या फिर टेस्ट के तौर पर ये गतिविधियाँ अपनाई जाएंगी, है ना। सिमुलेशन किया जाएगा, एक तरीके से कंप्यूटरीकृत तरीके से जो व्यवस्था एक बनाई जाती है सिमुलेट करने की, उस हिसाब से एक प्रक्रिया के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर यह अपनाया जाएगा और देखा जाएगा कि हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग कितना सफल हो रहा है और इसमें क्या कुछ और किए जाने की आवश्यकता आगे दिखती है और उस हिसाब से फिर उस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी और देन फिर उसको फुलफिल किया जाएगा ताकि 2024 में जो एक एक्सपेक्टेशन जताया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा उसे अंजाम दिया जा सके, उसे क्रियान्वित किया जा सके। तो यहाँ पर अबॉट मिशन कहने का मतलब क्या हुआ? अबॉट मिशन का मतलब यह हुआ कि हम जो मिशन भेजा जाएगा उस मिशन को हम वापस सही सलामत धरती पर ले आए, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए वह निसंदेह तौर पर चिंतनीय स्थिति को जन्म देगा, है ना। तो इस लिहाज से इस तरीके की जो प्रयोगात्मक गतिविधियां हैं, एक्सपेरिमेंटल जो ये कार्य किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि क्रू मिशन को फुलफिल करने से पहले इस तरीके से एक डमी प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। तो अबॉट मिशन में 2 अनमैन्ड अबॉट मिशंस अपनाए जाएंगे जिसमें मानव नहीं रहेंगे, अनमैन्ड है ना। इसमें कोई भी व्यक्ति इस मिशन के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा और ये जो मिशन है ये एक के बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर में भेजा जाएगा और दूसरा जो मिशन है वो इसी वर्ष के दिसंबर में भेजा जाएगा। इन 2 महीनों में इस तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया कि मानव सुरक्षा, ह्यूमन सेफ्टी, जो भी वास्तविक तौर पर क्रू मिशन 2024 में जानने की बात की जा रही है उससे पहले हम मानव की सुरक्षा, जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी सुरक्षा हम किस सीमा तक कर सकते हैं और क्या क्या कुछ आवश्यकताएं इस प्रयोग के माध्यम से जान पड़ती हैं, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में इसे फुलफिल किया जा रहा है। और ये और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि इंडिया जो है एक मैंड मिशन की तैयारी कर रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, गगनयान मिशन उसका नाम है। 2024 में उसके संदर्भ में एक अपेक्षा जताई जा रही है कि इसे अंजाम दिया जाएगा। दरअसल पहले ये संभावना थी कि 2022 में ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बीते 1-2 वर्षों में जो एक रुकावट वाली स्थिति रही कोविड-19 महामारी के चलते, उस दौरान उस पर सही तरीके से काम नहीं किया जा सका और इसे फिर आगे बढ़ाया गया है। खुद इसरो के जो मुखिया हैं, इसरो के चेयरमैन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें डिले हो रहा है और डिले के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कही है कि हम ये नहीं चाहते कि
कोई भी काम जल्दबाजी में करें। हम बहुत ही तसल्ली से इस पर जो भी प्रयोग हो सकता है, जो भी संभावनाएं हो सकती हैं गलतियों की, उसे हम सुधार करके और देन हम फिर आगे काम करना चाहेंगे। और इस लिहाज से ये जो डिले हो रहा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। ह्यूमन कैप्सूल विल बी सेंट एट 15 किलोमीटर। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सितंबर में जो फर्स्ट मिशन भेजा जाएगा उसमें एक तरीके से ह्यूमन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा उस मिशन में, और उसको लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी के धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसे भेजा जाएगा, सरफेस से, है ना, धरातल नहीं बल्कि उसे आप सरफेस, सतह से कहें, पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ह्यूमन कैप्सूल को भेजा जाएगा। और देन फिर जो दिसंबर में सेकेंड मिशन भेजा जाएगा उसे इस पार्टिकुलर ऊंचाई से भी और अधिक ऊंचाई पर भेजा जाएगा और देन फिर यह जो प्रयोग है इसको अपनाया जाएगा। आगे बातचीत करें तो इस मैप के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये ह्यूमन कैप्सूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ह्यूमन कैप्सूल, जिसमें वास्तविक तौर पर जब मिशन को अंजाम दिया जाएगा तो इसी तरीके के कैप्सूल में लोग बैठ कर के जाएंगे और देन फिर री एंट्री होगी उनकी पृथ्वी के वायुमंडल में। इस तरीके से पैराशूट के माध्यम से, ये कैप्सूल ही है, ह्यूमन कैप्सूल के रूप में ही इसे आप समझिए, तो पैराशूट के माध्यम से इस तरीके से फिर समुद्र में इसको उतारा जाएगा और इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है इसरो के द्वारा। बातचीत यदि हम करें गगनयान मिशन के संदर्भ में तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मिशन के माध्यम से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को LEO में भेजने की तैयारी चल रही है। LEO का मतलब क्या हुआ? लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट दरअसल पृथ्वी की जो सतह है उससे कम 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑर्बिट होता है और उसी ऑर्बिट में इस मिशन को भेजने की योजना बनाई जा रही है। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दे सकते हैं, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, पिंक कलर की जो रेखा आप देख रहे हैं, तो ये जो पिंक कलर की रेखा है यही है लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर, तो न्यूनतम 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑर्बिट सामान्य तौर पर होता है। और सामान्य तौर पर इसकी जो ऊंचाई है मैक्सिमम कहा जा सकता है कि 1000 किलोमीटर से कम तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है लोअर अर्थ ऑर्बिट की, और उसी कक्षा में इस मिशन को भेजने की तैयारी चल रही है। इससे ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। भारत का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को हमें इससे बेहतर करने में मदद मिलेगी और हम आगे भी इस तरीके के प्रयोग या फिर इस तरीके के जो भी मिशंस हैं उसको हम अंजाम दे सकेंगे। इसके साथ साथ सस्टेन्ड एंड एफोर्डेबल ह्यूमन एंड रोबोटिक प्रोग्राम को इसके माध्यम से मजबूती मिल सकती है और साथ ही एकेडमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के माध्यम से इस क्षेत्र में और बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी जो दृष्टिकोण है, ये सारे जो आयाम हैं यहाँ पर देखने लायक हैं कि किस तरीके से हम इस मिशन के माध्यम से और क्या क्या कुछ अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भारत की योजना ये भी है कि हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी टारगेट करें, अपना स्पेस स्टेशन बनाएं। आपको पता होगा कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्तमान में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन के तौर पर काम कर रहा है, जहां पर कि अंतरिक्ष यान जाते हैं और वहां पर अंतरिक्ष से संबंधित जो भी गतिविधियां, जो भी प्रयोग हैं वो वहां पर किया जाता है। लेकिन भारत भी अपने स्तर पर स्पेस स्टेशन के लिहाज से इस तरीके की योजना बना रहा है। आगे बातचीत करें इस पूरे विषय में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो क्या निकलकर सामने आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। पहली चुनौती तो यही है कि ग्रेविटी फील्ड, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी
की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है या फिर कहें ग्रेविटी फील्ड है और जो स्पेस का ग्रेविटी फील्ड है, इन दोनों में अंतर होता है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा या फिर पृथ्वी की अपने वायुमंडल से बाहर जाएगा, देन फिर वहाँ से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर एक अंतर होता है और इस अंतर का जो इम्पैक्ट है वो मानव शरीर पर पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो भी व्यक्ति उस अंतरिक्ष यान में जाएगा उसके हाथ और आँख या फिर आँख और मस्तिष्क के बीच का जो समन्वय है उसमें दिक्कत हो सके और उसके जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं वो सही तरीके से काम न कर सके। ऐसे भी संभावना जताई जाती है कि ऐसे में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब जो इम्पैक्ट्स हैं ये ग्रेविटी फील्ड में डिफरेंस के कारण ही दिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चैलेंज ये निकल कर सामने आता है। इसके अगेंस्ट में इसरो को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आइसोलेशन जैसी स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है अंतरिक्ष यात्रियों के विशेष संदर्भ में कि वे कई बार इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में या फिर इस तरीके के मिशन में जाने के कारण उनमें कई बार डिप्रेशन की स्थिति या फिर कहें थकान जैसी स्थिति उनमें घर करने लगती है और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आइसोलेशन जैसे जो चैलेंजेस है इससे भी निपटने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा रेडिएशन या फिर कहें विकिरण का भी प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर में कोई व्यक्ति रह रहा है और एक अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति गया, दोनों के शरीर, दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति के शरीर पर जो विकिरण है, जो सन का रेडिएशन का इम्पैक्ट है वो अलग अलग पड़ता है। पृथ्वी के अंदर चूंकि वायुमंडल है तो वायुमंडल के कारण जो रेडिएशन का इम्पैक्ट है वो कहीं कम पड़ेगा, जबकि हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अवॉइडिंग लाइफ थ्रेट कंडीशंस, यानी कि जीवन को नुकसान पहुंचने की जो संभावना हो सकती है, कहीं ऐसा न हो कि क्रू में यदि किसी को हम भेजें और उसकी ज़िंदगी ही खतरे में पड़ जाए। इन चुनौतियों से भी निपटने की कोशिश करनी है और इसरो इन्हीं दृष्टिकोणों से इस तरीके से अभी जो एक प्रयोगात्मक गतिविधियां कर रहा है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी भारत में अभी बनी हुई है। गगनयान मिशन के लिए जो भी अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है वो रूस में जाकर करके वहाँ की ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाकर करके और जो भी अपेक्षित ट्रेनिंग है वो वहाँ पर अर्जित कर रहे हैं, वो वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भारत में यहाँ पर यदि हम देखें तो इस चीज़ की कमी दिखती है, इससे भी सुधारने की आवश्यकता यहाँ पर जान पड़ती है। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत के द्वारा HS-200 रॉकेट बूस्टर लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले। ये इसी दिशा में, इसी मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया था और कोशिश की गई थी कि एक सॉलिड प्रोपेलेंट के माध्यम से हम ये लॉन्च करके देखते हैं तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसका एक पॉजिटिव साइन भी दिखा है। साथ ही स्पेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को इस माध्यम से बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा समझा जाता है कि यदि कल को भारत स्पेस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर करता है, अच्छी सफलता प्राप्त करता है तो उसका उपयोग हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स के क्षेत्र में भारत इसमें काम कर सकता है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग जो होता है ऑर्गन का, उसके लिए जीरो ग्रेविटी की आवश्यकता ज़रूरी होती है और जीरो ग्रेविटी जो है स्पेस में आसानी से उपलब्ध हो सकती है और वहाँ पर हम ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेस के क्षेत्र में और भी बेहतर गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत जो है
वो वीनस मिशन की भी योजना बना रहा है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से संबंधित भी मिशन की योजना बना रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने चंद्रयान मिशन को अंजाम दिया है, भारत ने मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को अंजाम दिया है। अब भारत वीनस मिशन पर भी टारगेट कर रहा है। उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के लिए आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और मजबूत हो सकती है। तो इन सारी गतिविधियों को यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत के दृष्टिकोण से या फिर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार के दृष्टिकोण से जो उसकी नीति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए हो जाती है कि भारत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है और इन सारी गतिविधियों का एक अप्रत्यक्ष जो इम्पैक्ट है, एक अदृश्य इम्पैक्ट, वो किस पर देखा जा सकता है? वो देखा जा सकता है भारत की विदेश नीति पर, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। इसलिए क्योंकि भारत अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी एक व्यापक रूप तो धारण नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में, उस रिगार्डिंग अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की जो भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, वर्ष दर वर्ष भारत जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इस लिहाज से भारत की विदेश नीति में भी इसकी अहम भूमिका निकलकर सामने आती है। क्योंकि भारत ने रूस, अमेरिका, चीन जैसे देशों के बाद गगनयान जैसे मिशन को अंजाम देने की बात की है और ये निश्चित तौर पर भारत की छवि को मजबूत करने की एक बेहतर कोशिश है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चर्चा को पूरे तौर पर समाप्त करने से पहले आप कुछ सवालों से भी रूबरू हो जाइए। और ये सवाल IAS परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आज हमने जिस टॉपिक पर बातचीत की, ये सवाल कुछ उसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। और पहले सवाल की ओर यदि हम ध्यान दें तो सवाल पूछा गया था, भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी, है ना। एक सवाल पूछा गया था जो कि 10 मार्क्स का और 150 शब्दों में इसका उत्तर देना था। मैंने यहाँ पर आपके साथ चर्चा की कि भारत स्पेस स्टेशन के लिए कोशिश कर रहा है, स्पेस स्टेशन भी भविष्य में बनाएगा। तो उस लिहाज से ये सवाल पूछा, उस लिहाज से इस सवाल का जवाब आप वहाँ पर दे सकते हैं कि भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है। तो किस योजना के कॉन्टेक्स्ट में हमने बातचीत की है, इस पर आपको उत्तर देना होगा। और साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगा। मैंने आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, किस हिसाब से हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं स्पेस का उपयोग करते हुए, और किस हिसाब से हम साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंस के क्षेत्र में और हम व्यापक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं स्पेस के माध्यम से। तो ये सारी स्थितियों को आप यहाँ पर अपने उत्तर के माध्यम से बता सकते हैं। और इसके अलावा, इस पार्टिकुलर प्रश्न के अलावा एक और सवाल पूछा गया था, भारत ने चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च करने में प्रौद्योगिकीय व शुरू प्रचालनिक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक लंबा सा ये सवाल बना था, आइए इस परीक्षा में ये सवाल पूछा भी गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूछा जा रहा है प्रौद्योगिकीय और सुप्रचालनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिक्स के स्तर पर क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ अड़चने हैं, उस पर इसमें उत्तर देना था। तो तकनीकी के स्तर पर और लॉजिस्टिक्स के स्तर पर क्या चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको 4-5 जो हेडलाइंस के तौर पर बताए, उसके माध्यम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और वर्तमान में भारत इनसे निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उसके माध्यम से आप इस उत्तर को बेहतर रूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं सिविल सेवा की परीक्षा में। GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो खंड है
उस लिहाज से आज की जो यह चर्चा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके महत्वपूर्ण होने का जो प्रमाण है वो इन सवालों से आपको मिल भी सकता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन दिस प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।